My name is कृष्ण गोपाल भाटी, लेक्चरर इन शिशु निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम क्लास 10th का लेसन नंबर 3 आनुवंशिकी पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि शिशु निकेतन परिवार लॉकडाउन के अंतर्गत आपके बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा है। जिसी कड़ी में हम क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस का लेसन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। अब लेसन नंबर 3 पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने नंबर का इसमें से क्वेश्चन आता है और कितने क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए, लेसन नंबर 3 जो जेनेटिक्स से आनुवंशिकी लेसन है, इसके अंतर्गत कुछ जो बोर्ड का पेपर आता है उस बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन नंबर 23 आता है ना। और टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो है 4 मार्क्स का, कितने नंबर क्वेश्चन आता है 4 नंबर। अर्थात ये जो लेसन है आपके टोटल 19 लेसन में से 4 नंबर का लेसन है, ठीक है। फिर दूसरी बात, सर ये 4 नंबर का जो लेसन है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो मैं बताना चाहता हूँ एक ही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 23, जो जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें या तो 1+3 आएगा या 2+2 आएगा, मतलब 2 क्वेश्चन ऐड करके एक क्वेश्चन बनाया जाएगा। आगे सुनना आपके। अब लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके लेसन में बात करते हैं, देखो आनुवंशिक है क्या, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इससे रिलेटेड देखो 3 वर्ड है, उनके बारे में अपन पहले फोकस करते हैं। सबसे पहला वर्ड है आनुवंशिक लक्षण, दूसरा वर्ड है आनुवंशिकता या वंशागति, तीसरा है आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। तो सबसे पहले बात की है आनुवंशिक लक्षण। किसे कहते हैं आनुवंशिक लक्षण, आराम समझते हैं। तो वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, अर्थात माता पिता से संतानों में, यानी वह लक्षण जो माता पिता से किसमें, संतानों में स्थानांतरित होता है, किसमें, संतानों में स्थानांतरित होता है, उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। या वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उन लक्षणों को कौन से लक्षण, आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, आनुवंशिक लक्षण समझ में आ गया आपको, वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इसी प्रकार एक वर्ड और आता है जिसमें आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, उसका नाम है उपार्जित लक्षण या अर्जित लक्षण। यह आपके लेसन नंबर 4 में काम आएगा, अर्जित लक्षण, उपार्जित लक्षण या अर्जित लक्षण। तो वह लक्षण जो व्यक्ति अपने जीवन यापन के दौरान ग्रहण करता है, अर्थात माता पिता से जो प्राप्त होते हैं केवल जीवन काल, जो व्यक्ति जब अपना जीवन जीता जाता है तो कई प्रकार लक्षण ग्रहण करता है, उन लक्षणों को उपार्जित लक्षण या अर्जित लक्षण कहा जाता है। ये लक्षण कभी भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, लेसन नंबर 4 में काम आएगा, लेकिन मैंने आपको दोनों साथ में इसलिए समझा दिया। तो पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ आनुवंशिक लक्षण। फिर देखो दूसरा शब्द है आनुवंशिकता, देखो मिलता जुलता शब्द है, लेकिन ध्यान रखना ये तो लक्षण है, और जो आनुवंशिकता है ना, ये एक प्रक्रिया है। क्या है, प्रक्रिया। आनुवंशिकता क्या है, एक प्रक्रिया है। तो सवाल आएगा कैसी प्रक्रिया है, यानी इसमें क्या होता है कि आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित या जाने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहा जाता है। अर्थात आनुवंशिक लक्षणों का जो एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में जो वंशानुगमन होता है, यानी स्थानांतरण होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आनुवंशिकता या हेरिडिटी या वंशागति कहा जाता है। आगे समझ में आपके। फिर आपको देखो कंपटीशन क्वेश्चन बताता हूँ, जो हेरिडिटी शब्द है ना, आनुवंशिकता हेरिडिटी शब्द, ये शब्द दिया था आपके किसने, स्पेंसर ने। किसने दिया था, स्पेंसर। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आनुवंशिकता और हेरिडिटी वर्ड इज गिवन बाय स्पेंसर। तो कंप्लीट है, ये तो लक्षण है, ये क्या है, प्रक्रिया है। आगे समझ में आपके। फिर तीसरा वर्ड है आनुवंशिकी। देखो तीनों वर्ड एक जैसे है। आनुवंशिकी, आनुवंशिकी आपके जीव विज्ञान की एक शाखा है। आनुवंशिकी आपके जीव विज्ञान की एक शाखा। आपको पता है विज्ञान में बहुत सारे शाखा होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। उसी प्रकार जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, उसी प्रकार एक शाखा है जो है आनुवंशिकी। तो जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत एक तो आनुवंशिक लक्षणों व जीवों में उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कौन सा लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होगा, अर्थात कौन सा आनुवंशिक लक्षण होगा उसका, और जीवों में उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं, वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता है। अब क्वेश्चन पुट अप होता है कि आनुवंशिक लक्षण तो समझ में आ गया, वह लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। लेकिन सवाल आता है सर विभिन्नताएं किसे कहते हैं। तो देखो एक चीज ध्यान रखें आप, एक ही माता पिता की जो 2 संतानें होती है उनके लक्षणों में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। तो एक ही माता पिता की संतानें होते हुए उनके लक्षणों में जो सूक्ष्म अंतर आता है, उन सूक्ष्म अंतर को क्या कहा जाता है, विभिन्नताएं कहा जाता है। यानी
कौन सा लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होगा, मतलब कौन सा लक्षण आनुवंशिक होगा, और जो नई संतान उत्पन्न होगी उसमें थोड़ा बहुत कौन सा अंतर पाया जाता है, कितनी विविधता उत्पन्न होती है, उन दोनों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आनुवंशिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो आपको तीनों वर्ड समझ में आ गए होंगे। आनुवंशिक लक्षण ये लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। आनुवंशिकता प्रक्रिया है जिसमें आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगमन होता है, जबकि आनुवंशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों के स्थानांतरण तथा जीव में उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो देखो तीनों वर्ड समझ में आ गया आपके। पहला वर्ड कौन सा, आनुवंशिक लक्षण, दूसरा कौन सा, आनुवंशिक, और तीसरा कौन सा, आनुवंशिक। कंप्लीट है। आगे बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं आनुवंशिकी। बात हुई आनुवंशिकी, जेनेटिक्स किसे कहते हैं, एक जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें आनुवंशिक लक्षणों के स्थानांतरण और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अब बात आती है आनुवंशिकी का जनक। तो आनुवंशिकी का जनक आपके ग्रेगर जोहन मेंडल, किसको, ग्रेगर जोहन मेंडल को कहा जाता है। सवाल आता है क्यों कहा जाता है, क्योंकि वही पहले वैज्ञानिक थे जिसने सर्वप्रथम किसके पौधे पर, मटर के पौधे पर, किसके पौधे पर, मटर के पौधे पर, मटर में भी कौन सा मटर, ध्यान रखना, उद्यान मटर, कौन सा मटर, उद्यान मटर पर संकरण प्रयोग किए। क्या किए, संकरण प्रयोग किए। अभी बात करेंगे संकरण क्या होता है, संकरण प्रयोग किए और आनुवंशिकी की नींव रखी। किसकी नींव रखी, आनुवंशिकी। आगे सुन में मतलब मटर के पौधे में संकरण प्रयोग करके उन्होंने बताया कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, और वही या लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, एक आनुवंशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है जो ही लक्षणों का नियंत्रण करता है। आगे आपके समझ में। अब आगे चलते हैं। देखो मटर, जो उद्यान मटर है ना, इसका वैज्ञानिक नाम क्या आपको याद रखना है, इसका वैज्ञानिक नाम है पायसाम सेटाइवम। क्या नाम है, पायसाम सेटाइवम। क्या नाम है, पायसाम सेटाइवम। अब बात करते हैं संकरण किसे कहते हैं, आराम समझिए। देखो समझ में आ गया आपके। आनुवंशिक जनक कौन है, ग्रेगर जोहन मेंडल। सवाल है क्यों है, उन्होंने सर्वप्रथम किसके पौधे पर, मटर के पौधे पर। मटर के पौधे वैज्ञानिक नाम क्या है, उसमें मटर में कौन सा, उद्यान मटर, जिसे पायसम सेटाइवम कहते हैं। पर आनुवंशिक की संकरण प्रयोग किया और किसकी नींव रखी, आनुवंशिक की नींव रखी थी। बात करेंगे संकरण पे, फिर कंप्लीट है। संकरण क्या होता है, संकरण का मतलब है दो अलग अलग जातियों के बीच जनन करना। क्या करना, दो अलग अलग जातियों के बीच जनन कराना क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। जैसे मेंडल ने भी मटर के पौधे लिए थे, इसमें शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना, जैसे अपन आगे बात करेंगे, शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना दो अलग अलग जाति होती है, इनके बीच क्रॉस कराया जाता है तो नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो दो अलग अलग जाति होगी ना, तो मेंडल ही वह पहला वैज्ञानिक था जिसने संकरण प्रयोग किए, जिससे किसकी, आनुवंशिकी की नींव रखी। तो संकरण क्या होता है समझ में आ गया, दो अलग अलग जाति के पादपों के बीच में दो अलग अलग जाति के जो बीच जनन कराना क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। कंप्लीट है। फिर और आगे बात करते हैं आनुवंशिक जेनेटिक्स। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था आनुवंशिकता या हेरिडिटी शब्द किसने दिया था, स्पेंसर ने दिया था, उसी प्रकार आप ध्यान रखें आनुवंशिकी शब्द जो है वो जेनेटिक्स, आनुवंशिक इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं, तो जेनेटिक शब्द है ना वो दिया था आपका बेटसन ने। किसने दिया था, बेटसन ने। साथ ही साथ बेटसन ने आनुवंशिकी में काम आने वाली बहुत सारी शब्दावली जो है, जैसे जीन स्वरूप, लक्षण स्वरूप आदि शब्दों का गठन भी बेटसन ने ही किया था। इसलिए बेटसन को क्या, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। यानी आपको वेरी मोस्ट ध्यान रखना, आपके कई कंपटीशन में भी काम आएगा। आप 10वीं के बाद भी आगे अगर कंपटीशन में पढ़ोगे साइंस तो ध्यान रखना कि आनुवंशिक का जनक कभी आ जाए तो क्या लिखना आपको, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो लिखना है कि उसने किसके, उद्यान मटर यानी पायसम सेटाइवम को क्या किए थे, संकरण प्रयोग किए थे, किसकी नींव रखी थी, आनुवंशिकी। और वेरी मोस्ट दूसरा वन, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था, बेटसन ने दिया था। तो आनुवंशिक जनक मेंडल और आधुनिक आनुवंशिक जनक कौन हो गया, बेटसन हो गया। कंप्लीट है। आगे समझ में आपके। अब आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं। देखो आनुवंशिकी चल रहा था, उसमें एक नोट और पढ़ लेते हैं। वेरी मोस्ट आनुवंशिकी या जेनेटिक शब्द है ना, जो किसने दिया था, बेटसन ने दिया था। आनुवंशिक का जनक कौन है, मेंडल है। आनुवंशिक जनक कौन है, बेटसन है। अब जेनेटिक शब्द जो है ना वो ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। किससे बना है, ग्रीक या लैटिन भाषा के शब्द से, जिस जो जीन शब्द से बना। किससे बना है, जीन शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है वर्गीकरण। अर्थात जीवों में जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है या नई पीढ़ी जो बनती है उसे ही जेनेटिक्स के अंतर्गत रखा जाता है, अकॉर्डिंग टू उसके अनुसार, ग्रीक भाषा के जीन शब्द के अनुसार। आगे आपके समझ में। फिर अब आगे अपन बात करते हैं मेंडल का इतिहास। मतलब आनुवंशिक जनक मेंडल है तो मेंडल का इतिहास, जिसे मेंडलवाद भी कहा जाता है, के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला पढ़ते हैं मेंडल का इतिहास, जो आपकी बुक में क्या है, पैराग्राफ में दिया हो। तो इतना पैराग्राफ याद नहीं होता, उनको 5-7 बिंदुओं में अगर समझा जाए तो जल्दी समझ में आ जाता। तो मैंने भी क्या किया है, मेंडल के इतिहास को शॉर्ट एंड स्वीट 7 बिंदुओं में प्रदर्शित किया है, 7 या 8 बिंदु प्रदर्शित, जिससे इजी आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले बिंदु में अगर बात करें उसके जन्म की, तो मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को
है ना, ऑस्ट्रिया देश। कौन सा देश? ऑस्ट्रिया देश है ना, जिसे वर्तमान में चेकोस्लोवाकिया देश कहते हैं। कौन सा देश कहते हैं? चेकोस्लोवाकिया देश के एक हेजोंडल प्रांत। कौन से प्रांत में? हेजोंडल प्रांत का मतलब होता है राज्य। हेजोंडल प्रांत के सिलिसियन ग्राम में, कौन से ग्राम में? सिलिसियन ग्राम में एक माली परिवार में हुआ था। तो मेंडल के इतिहास का पहला पॉइंट समझ में आपको, उसका जन्म कब हुआ? 22 जुलाई 1822 को। कौन से देश में? ऑस्ट्रिया, यानी वर्तमान में कौन सा देश? चेकोस्लोवाकिया। तो कौन से प्रांत में? हेजोंडल प्रांत के कौन से ग्राम में? सिलिसियन ग्राम में हुआ था। आगे आपको समझ में? तो आगे चलते हैं। हाँ, अब मेंडल के इतिहास का दूसरा बिंदु, देखो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको लाइन टू लाइन अंडरलाइन करना और कुछ भी नहीं है इसमें। आप भी एक बार रीड करोगे तो इसमें समझाने वाली कुछ बात तो है नहीं, फिर भी मैं एक बार अंडरलाइन करवा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो सेकंड पॉइंट देखिए, 1840 तक मेंडल ने गणित और जीव विज्ञान का अध्ययन किया। किसका? गणित और जीव विज्ञान, अर्थात मेंडल गणित में भी इंटेलिजेंट था और जीव विज्ञान, इन दोनों का अध्ययन किया था उसने। ठीक है, अध्ययन किया और उसके बाद 1840 तक उससे अध्यापन कार्य करा, मतलब अध्यापक बन गया, गणित और जीव विज्ञान का अध्यापक बन गया और उन्होंने अपने गांव में ही गणित और जीव विज्ञान का अध्यापन कार्य कराया। लेकिन मेंडल अध्यापन कार्य से संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, लेकिन वो इस कार्य से संतुष्ट नहीं थे, तो फिर उन्होंने क्या किया, वहां से उनके पास में एक शहर पड़ता है, इसका नाम है ब्रून शहर। क्या नाम है? ब्रून शहर। ब्रून शहर में 1841 से लेकर 1843 तक 3 वर्ष तक ब्रून शहर में दर्शन शास्त्र, कौन सा शास्त्र? दर्शन शास्त्र। मतलब अगर शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ 10th के अकॉर्डिंग, तो धर्म जो होता है ना, धर्म पर 3 वर्ष की डिग्री ग्रहण की। ठीक है, जिसे अपन अपनी भाषा में जैसे मान लो बैचलर ऑफ आर्ट्स कहते हैं ना, वैसे धर्म में 3 वर्ष की डिग्री पूर्ण की। और वहीं पर ब्रून शहर में जब धर्म की डिग्री ले ली, तो आपको पता है जैसे हिंदुओं में आपके पंडित जी होते हैं, मुसलमानों में अपने क्या कहते हैं, मौलाना साहब होते हैं, उसी प्रकार ईसाइयों में पादरी होते हैं। तो धर्म की डिग्री कर ली थी उन्होंने, तो ब्रून शहर के ही एक चर्च में पादरी का पद ग्रहण कर लिया, अर्थात वहाँ पर 3 साल दर्शन डिग्री ग्रहण करके पादरी बन गए। कौन से शहर में? ब्रून शहर में। आगे सुनने, फिर चौथे पॉइंट की बात करते हैं। तो यहीं पर उस चर्च में रहते हुए उन्होंने सन 1800 से लेकर सन 1853 तक, 1856 से लेकर सन 1863 तक लगभग कितने वर्ष? 7 वर्ष तक, है ना, मटर के पौधे पर, कौन से पौधे पर? मटर या उद्यान मटर के पौधे पर संकरण प्रयोग किए, है ना। मैंने बताया था मटर या उद्यान मटर के पौधे पर संकरण प्रयोग किए थे, और उन संकरण प्रयोग का अध्ययन करके उन्होंने आनुवंशिकता के नियम दिए। किसके नियम दिए? आनुवंशिकता नियम दिए, तथा उन नियमों को उन्होंने अपनी पुस्तक में लेखांकित कर लिया। अर्थात जिस प्रकार उन्होंने 7 साल तक मटर के पौधे पर जो संकरण प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों को उन्होंने अपनी पुस्तक में लेखांकित कर लिया था। आगे आपके पास सुनने, अब देखो आगे चलते हैं। इनको आप एक बार वीडियो को रोक के इन सब बिंदुओं को लिख लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएंगे। अब आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, मेंडल के इतिहास में। तो मेंडल ने अपने वंशागति या आनुवंशिकता के नियमों को एक संस्था, जिसका नाम था ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, एक संस्था थी ब्रून शहर की, जो ज़्यादा जाने पहचानी संस्था नहीं थी। लेकिन आपको पता है मेंडल तो एक पादरी थे, तो उन्होंने मटर के पौधे पर संकरण प्रयोग किए थे और बहुत जाने माने वैज्ञानिक तो थे नहीं। तो उनकी जो लेख थे आनुवंशिकता के नियम, उनको कोई प्रकाशित बड़ी संस्था प्रकाशित नहीं कर पाई। अतः उन्होंने क्या किया, जो नॉर्मल ब्रून शहर की एक संस्था जिसका नाम है ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, उस संस्था में पादप संकरण के प्रयोग या वंशागति के सिद्धांत के नाम से सन 1863 से लेकर 1866 तक इस संस्था की जो वार्षिकांक पुस्तक निकलती, उसके अंदर अपने लेखों को प्रकाशित करवाए। आप ध्यान रखें, वेरी मोस्ट पॉइंट है कि ब्रून सोसाइटी नेचुरल हिस्ट्री जो है ना, ये संस्था को बहुत बड़ी विकसित संस्था नहीं थी। अतः मेंडल के जो आनुवंशिकी प्रयोग थे, इन पर ज़्यादा देशों के वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। एक छोटी कमी रह गई मेंडल की, फिर भी कोई नहीं। फिर आगे चलते हैं। जनवरी 1884 को मेंडल की चिरकालिक वृक्क शोध, वृक्क शोध मतलब किडनी जो होती है ना, किडनी में स्वेलिंग आ जाती है, उसे वृक्क शोध कहते हैं। तो चिरकालिक वृक्क शोध मतलब जीवन पर्यंत वृक्क शोध के कारण क्या होगी? मृत्यु होगी। अतः आपको पता है, देखो आनुवंशिकी का जनक मतलब मेंडल ही सबसे पहला वैज्ञानिक था जो ये बता पाया था कि कौन सा लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है या लक्षण नहीं जाते, उनको कंट्रोल करने वाला कोई पदार्थ होता है, वो पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और लक्षणों को कंट्रोल करता है। ये बात सबसे पहले मेंडल ने बताई थी। लेकिन तो आनुवंशिकी सोचा जाए तो आनुवंशिकी नियम उन्होंने रखी थी, लेकिन उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। आगे सुनिए, और उनकी जनवरी 1884 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट में बात कर लें तो मेंडल के जो आनुवंशिकता है वंशागति के नियम है ना, ये सिद्धांत है, उनको मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। तो एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है, मेंडलवाद किसे कहते हैं? तो मेंडलवाद, मेंडल के आनुवंशिकता का जो नियम है ना, उन्हें मेंडलवाद भी कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन पुटअप होगा कि सर मेंडल ने मटर के पौधे में संकरण प्रयोग किए,
तो मेंडल के नियमों को वो समझ ही नहीं पाया, मेंडल के नियमों को प्रकाशित किया, वैज्ञानिकों तक पहुंच ही नहीं पाए, तो फिर मेंडल को कैसे पता चला कि मेंडल को आनुवंशिक जनक कहा जाता है। इसके बारे में अपन आगे पता करेंगे कि मेंडल को आनुवंशिक जनक कैसे कहा गया और इसे सम्मान कब मिला। लेकिन ये तो श्योर हो गया कि मेंडल को जीवित रहते कोई सम्मान नहीं मिला। अब आगे चलते हैं। हाँ, अब आगे अपन बात करते हैं कि मैंने कहा मेंडल को जीवन पर्यंत कोई सम्मान नहीं मिला, तो सवाल आता है सम्मान कैसे मिला। तो मेंडल के प्रयोगों के या मेंडल की खोजों के लगभग 35 वर्ष बाद, यानी मेंडल ने अपने जो प्रकाशित करा था उसके लगभग 35 वर्ष बाद, यानी लगभग इसने प्रकाशन 1865 में प्रकाशित करवाए थे, तो उसके लगभग 35 वर्ष बाद 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से, मतलब 3 अलग अलग देश वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्वतंत्र रूप से मेंडल के लेखों के वंशागति के नियमों के अनुसार पुनः मेंडल के पौधे पर पुनः मटर के पौधे पर संकरण प्रयोग किए, तो देखा कि जो प्रयोग या जो नियम मेंडल देके गया वो एकदम क्या है, सही है। तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने सन 1900 में, कब सन 1900 में मेंडल के खोजों को पुनः प्रकाशित करवाया, जिसका नाम क्या दिया, पुनर्मेंडलवाद या मेंडलवाद की पुनर्खोज। तब जाकर मेंडल को सन 1900 में सम्मान मिला, वह आनुवंशिकी जनक की पदवी दी गई। यानी इस कहने का मतलब यह है कि मेंडल अपने समय के वैज्ञानिकों से 35 वर्ष आगे थे, तभी तो उनके प्रयोगों को समझने में लोगों को कितने साल लगे, अन्य वैज्ञानिकों को 35 वर्ष का लंबा समय लगा। और मेंडल को जो सम्मान देने वाले वैज्ञानिक थे, या फिर आपके क्वेश्चन बन जाए पुनर्मेंडलवाद के खोजकर्ता कौन थे, तो ये 3 वैज्ञानिक थे। नंबर 1 होलैंड का ह्यूगो डी व्रिच, जर्मनी का कार्ल लोरेंज, और नंबर 3 ऑस्ट्रिया का एरिक वन शेरमन। इन तीनों वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रहकर मेंडल के जो लेख थे उसके अकॉर्डिंग उद्यान मटर पर वापस संकरण प्रयोग किए, तो क्या देखा कि मेंडल के प्रयोग एकदम सही थे। तब जाकर मेंडल को सन 1900 में, यानी उसके प्रयोगों के 35 वर्ष बाद सम्मान मिला, और इसे क्या कहा गया, आनुवंशिकी का जनक कहा गया। तो आपको 1 नंबर क्वेश्चन पूछा, पता ज्यादा तो नहीं होता कि 3 पुनर्मेंडलवाद खोज किसने की। नंबर 1 होलैंड का ह्यूगो डी व्रिच, जर्मनी का कार्ल लोरेंज, ऑस्ट्रिया का एरिक वन शेरमन। ये समझ में, आगे चलते हैं। हाँ, अब आगे चलते हैं कि मेंडल की सफलता के कारण। भाई मेंडल से पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, वैसे मैं आपको नाम बताऊं, एम्फिडोकस, गार्डनर, नाडिन, ये वैज्ञानिक और थे जिन्होंने भी कई पौधों पर संकरण प्रयोग किए, लेकिन वो सफल न हो पाए। तो मेंडल ने ऐसा क्या किया जिसके कारण वो सफल हो पाए। वैसे तो बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन क्लास 10 के अकॉर्डिंग अगर आप 3-4 बिंदु याद रख लें तो सफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड मुझे लग रहा है 2 नंबर क्वेश्चन बढ़ने सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें मेंडल की सफलता का कारण। तो मैंने ये थ्योरेटिकल पोर्शन में 4 बिंदु लिख दिए, इनको पढ़ लेते हैं आराम से। देखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1, मेंडल ने ऐसे पौधे का चुनाव किया जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध था। मतलब मेंडल ने, आपको पता है किसका चुनाव किया, उद्यान मटर या मटर के पौधे का चुनाव किया। तो आपको पता है मटर का पौधा जो है ना उभयलिंगी होता है, मतलब द्विलिंगी होता है, नर जनांग उसमें होता है और मादा जनांग उसमें होता है, साथ साथ वो बंद होता है। क्या होता है, बंद होता है, इसलिए इसमें स्वपरागण होता है। बात करेंगे अपन स्वपरागण क्या होता है। तो नर जनांग और मादा जनांग पेग रहे, बंद रहे, उसमें क्या होगा, नर जनांग से नर युग्मक मादा जनांग तक पहुंच जाएंगे। तो क्या होगा, मटर का पौधा क्या था, पुष्प जो था वो उभयलिंगी था और बंद था, जिसके कारण उसमें हमेशा स्वपरागण होता था, मतलब नर उसका और मादा युग्मक भी उसी का, इसलिए हमेशा उसमें क्या, आनुवंशिक शुद्धता बनी रहती थी। ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पर परपरागण भी कराया जा सकता था। वैसे तो आप 9th क्लास में पढ़ के आए स्वपरागण और परपरागण, फिर भी थोड़ा सा याद रखेंगे, हम आगे पढ़ लेंगे। पहला पॉइंट समझ में आया, मेंडल ने ऐसे पौधे का चुनाव किया जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध था। कैसे शुद्ध था, क्योंकि वो बंद था और उभयलिंगी था, इसलिए अपने आप स्वपरागण होता था। पहला पॉइंट कंप्लीट है। देख सकते हैं दूसरा पॉइंट, मेंडल ने, अब एक चीज ध्यान रखें, मेंडल ने अपने जब संकरण प्रयोग किए तो आपको पता है हर लक्षण के 2 या 3 रूप होते हैं। अभी अपन पढ़ेंगे मटर के पौधे के विपर्यास रूपों के बारे में, लेकिन मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन किया और उसकी वंशागति का अध्ययन किया। मतलब मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण दिया पौधे का और उनकी वंशागति करा के उसका अध्ययन किया, यानी एक लक्षण के 2 जाति के जो भी संकरण कराया और उसका अध्ययन किया। अलग अलग 2-2 4-4 लक्षणों एक साथ अध्ययन नहीं किया, इसलिए वो सफल हो सका। तीसरा पॉइंट, संकरण के बाद, जस्ट मैंने बात कही थी संकरण क्या होता है, पहले बताया भी था मैंने आपको स्टार्टिंग में। संकरण 2 अलग अलग जाति के जो भी जन्म कराना क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। जैसे मेंडल ने पौधे को ले लिया, जैसे पौधे की लंबाई के 2 रूप होते हैं, शुद्ध लंबा और शुद्ध घन। आपको पता होता, आप क्लास 8 में थोड़ा बहुत मेंडल के बारे में पढ़ के भी आए हो, फिर भी थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं। शुद्ध लंबा और शुद्ध घन, तो पौधा तो एक ही है मटर का, एक जाति कितनी हो गई, 2, लंबाईपन वाली जाति और बनेपन वाली जाति। लक्षण एक है ना पौधे की लंबाई, रूप कितने हो गए, 2।
तो आप यहाँ देखें तो दो अलग अलग जाति के बीच जन्म कराओ से क्या कहेंगे, संकरण कहलाएंगे। पहली बात, अब संकरण के बाद जो संतानें प्राप्त होती है ना, उसमें जो शुद्ध लंबे और शुद्ध बोले की संकरण कराया उसके संतान प्राप्त होगी, उसको FNPD का। उनके बीच और संकरण कराया F2PD आ गई, उसके बीच और संकरण कराया तो कौन सी पीढ़ी आ गई, F3PD आ गई। आगे समझ में आपके, शुद्ध जन को भी संकरण कराते हैं पहले F1PD, फिर F1PD में और संकरण कराते हैं F2PD, और F2PD से आगे और संकरण कराते हैं तो कौन सी पीढ़ी, F3PD तक। तो देखो तीसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, संकरण के बाद प्राप्त संतानों को कौन सी पीढ़ी तक, F3PD तक सही सांख्य के अभिलेख रखा, अर्थात सही गणितीय निरूपण में, यानी संकरण के बाद जो संतानें प्राप्त होती है कितनी लंबी होती है कितनी भूनी होती है उनका सही अनुपात में लिखा, जिसे क्या कहते हैं, सांख्य के अभिलेख कहा जाता है। जबकि अन्य वैज्ञानिक F1 और F2PD तक ही प्रयोग ही करते थे, लेकिन मेंडल अपने प्रयोग के जो संतानें प्राप्त होती प्रयोग के बाद या जो जीन पूर्वक लक्षण पूर्वक आता था वो F3PD तक उसका प्रयोग ही करता था, इसलिए उसका सही रिजल्ट उसे प्राप्त हुआ। ओके, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, वेरी मोस्ट, मेंडल ने अपने प्रयोग करते समय पूर्ण सावधानी बरती, मतलब मेंडल ने नर जन्नांग और मादा जन्नांग को इस प्रकार से रखा कि दूसरे पौधे के परागकण उस पर आकर नहीं गिर जाए। तो अपने प्रयोग करते हुए पूर्ण सावधानी बरती, जिससे उसको अपने अनुसार या शुद्ध रिजल्ट प्राप्त हुआ। ये चार मेंडल की सफलता मुख्य कारण थे। आप इसको क्या कर सकते हैं, वीडियो को रोक के चारों लक्षणों को लिख सकते हैं, मेंडल सफल क्यों हुआ जबकि अन्य वैज्ञानिक सफल क्यों नहीं। आगे समझ में आपके, देख लिया आप आराम से एक बार। हाँ देखो, अब अगला पॉइंट है मेंडल के द्वारा मटर के पौधे का चयन। ये भी दोनों क्वेश्चन में सकता है, थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो मैंने आपको मेंडल ने ऐसा क्या कारण था मटर के पौधे का चुनाव क्या अन्य पौधे का चुनाव क्यों नहीं किया, इससे संबंधित कुछ बिंदु हैं जो एक बार अपन रीड कर लेते हैं। वैसे थ्योरेटिकली आपको भी एक बार रीड ही करने समझ में आ जाएंगे, फिर भी पढ़ लेते हैं। देखो नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट है, यह एक वर्षीय पौधा होता है, ठीक है, तथा उसका जीवन चक्र कितने में, 3 से लेकर 4 माह, तथा 3 से लेकर 4 में इसका जीवन चक्र पूर्ण हो जाता है। अतः आपको पता है 1 वर्षीय पौधा या तो 3 महीने में या 4 माह में इसका जीवन चक्र पूर्ण हो सकता है। अतः 1 साल में 3 से 4 पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। कितनी पीढ़ियों का, 3 से 4। जबकि वो 1 वर्षीय बड़ा पौधा होता है इसका जीवन काल 1 वर्ष का होता है, 2 वर्षीय होता तो 2 साल बाद नए बीज और नए पुष्प लगते। जबकि यहाँ पर क्या आपके केवल 3 से 4 माह में इसका जीवन चक्र पूर्ण हो जाता है। अतः 1 साल में 3 से 4 पीढ़ी अध्ययन किया जा सकता है। ये पहला फायदा हुआ इसका, मतलब F1PD, F2PD, F3PD, F4PD 4 पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। फिर सेकंड पॉइंट की बात करें तो मटर का पौधा क्या होता है, छोटा होता है। आपको पता है अतः कम क्षेत्रफल में ज़्यादा से ज़्यादा इसको उगाया जा सकता है, मतलब 2-4 क्यारों में ही उसको उगाया जा सकता है। क्योंकि मेंडल जो था वो क्या था, आपके एक पादरी था और उसने अपने पीछे बने बगीचे में ही 3 से 4 क्यारें बनाई थी, वहाँ पर ही मटर के पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उगाकर क्या संकरण प्रयोग के अध्ययन किया था। अतः बगीचे में जो क्यारे थे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको उगाया जा सका, इसलिए इसका चुनाव किया था। फिर तीसरा पॉइंट, मटर के पौधे में आपको पता है अधिक फल और फूल लगते हैं, अधिक फूल और फल लगते हैं, जिससे ज़्यादा मात्रा में बीजों का उत्पादन होता है। अतः संकरण के बाद जो रिजल्ट है वो आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। कंप्लीट है। फिर अगला पॉइंट, मटर का पौधा वेरी मशहूर है, पहले बताया भी था, वैसे द्विलिंगी और उभयलिंगी होता है। अतः शुद्ध वंशक्रम बनाया जाता है। क्या बनाता है, शुद्ध वंशक्रम, मतलब मटर का पौधा द्विलिंगी होता है, नर जन्नांग मादा जन्नांग एक ही पुष्प में होते हैं और ये बंद भी होता है। तो इसमें अपने आप स्वयं परागण होता है, तो जाति की शुद्धता बनी रहती है। आई बात समझ में, हम चाहें तो पर परागण कराकर, जिसके लिए भी 2 चीज जरूरी है, एक तो विपुंसन और थैलीकरण। अभी बात करेंगे विपुंसन और थैलीकरण के द्वारा आसानी से इसमें पर परागण कराया या संकरण कराया जा सकता है। मतलब मटर के पौधे में अगर हम कुछ नहीं करें तो हमेशा स्वयं परागण होगा, क्योंकि इसका पुष्प बंद होता है और द्विलिंगी होता है। और हम चाहें तो विपुंसन और थैलीकरण विधि द्वारा क्या करा सकते हैं, पर परागण या संकरण करा सकते हैं। आगे समझो आपको, मतलब अपने आप तो स्वयं परागण होगा जिससे जाति की शुद्धता बनी रहेगी